सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम AWS EC2 की प्राइसिंग को कैलकुलेट करेंगे कि किस तरीके से हम जो है अपनी गेम की प्राइसिंग को कैलकुलेट करते हैं। ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा शीट है जिस पर मैंने जो है वो प्राइसिंग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसकी प्राइसिंग को कैलकुलेट करने के लिए मुझे सबसे पहले AWS कैलकुलेटर को ओपन करना है। ठीक है, AWS कैलकुलेटर को ओपन करने के बाद मुझे AWS कैलकुलेटर की वेबसाइट पर जाना होगा। ठीक है, AWS कैलकुलेटर की वेबसाइट पर जाने के बाद सबसे पहले हम इसको क्रिएट एस्टिमेट करेंगे। देन मुझे सर्वर की प्राइसिंग निकालनी है। तो सर्वर की प्राइसिंग निकालने के लिए यहाँ पर AWS में सर्वर की प्राइसिंग को कैलकुलेट करने के लिए EC2 की एक सर्विस है जिसमें हम सर्वर की प्राइसिंग को कैलकुलेट करते हैं। EC2 सर्च किया, कॉन्फ़िगर। ठीक है, EC2 सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर रीजन बताना होता है। आपसे रीजन को डिफाइन करना होता है कि आपको किस रीजन में कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेट करनी है। हर रीजन की अलग प्राइसिंग होती है, सो आपने इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि आपको जिस रीजन में प्राइसिंग निकालनी हो उस रीजन को आपने ऑलरेडी प्री सिलेक्ट रखना है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर सिंगापुर की प्राइसिंग कैलकुलेट करनी है, तो मैंने ऑलरेडी सिंगापुर को सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, टेनेंसी यहाँ पर जो है वो शेयर्ड इंस्टेंसेस है। मुझे यहाँ पर कहीं नहीं कहा गया कि मुझे डेडिकेटेड इंस्टेंस रिक्वायर्ड है या मुझे डेडिकेटेड होस्ट चाहिए। ठीक है, टेनेंसी बेसिकली जो शेयर्ड इंस्टेंसेस होते हैं, हम जो VMs डिप्लॉय करते हैं EC2 की सर्विस पर, वो शेयर्ड इंस्टेंस होते हैं। ठीक है, डेडिकेटेड इंस्टेंस वो EC2 इंस्टेंस जो हमेशा एक फिजिकल सर्वर पर चलता है, जो सिर्फ AWS अकाउंट के लिए रिजर्व अलग होता है ताकि दूसरे कस्टमर्स से आइसोलेशन मिल सके। ठीक है, और डेडिकेटेड होस्ट बेसिकली वो सर्वर्स होते हैं जो पूरे के पूरे आपके अकाउंट के लिए मुख्तस होते हैं। इस पर जो भी VM डिप्लॉय करेंगे वो सिर्फ आपके लिए एलोकेट होगी। इस पर आपका 100% जो है आपके पास हार्डवेयर पर आपके पास कमांड होता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं लिनक्स पर। हमारे पास मल्टीपल लिनक्स के फ्लेवर्स होते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ मल्टीपल्स है। विंडोज़ के भी मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, आपको देख सकते हैं। मुझे यहाँ पर जो कैलकुलेट करनी है प्राइसिंग वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टेंसी मैंने यहाँ शेयर रखनी है और विंडोज सर्वर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद CPU, इसमें 8 CPU। ठीक है, ये चार चीज़ें आपने मस्ट हमेशा चेक रखनी है कि आपको जो रिक्वायर्ड हो आपने उसके हिसाब से फिलअप करना है। एंड देन अपनी चीज़ों को यहाँ पर नोट डाउन करके प्राइसिंग को प्रॉपरली कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ मुझे इंस्टेंस फैमिली कोई मुझे नहीं कहा गया है कि कोई खास इंस्टेंस फैमिली जो है वो रिक्वायर्ड है। सो मैं यहाँ पर जो है वो 8 vCPU और 16 GB रैम को कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, 8 vCPU 16 GB रैम, यही सेम इंस्टेंस नेम आ रहा है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो ये मेरे पास ऑलरेडी आई थिंक ये वही सर्वर है। अच्छा, इसको सिलेक्ट करने के बाद हमने पेमेंट ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। अच्छा, पेमेंट ऑप्शंस जो है हमारे पास 4 डिफरेंट पेमेंट ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले आता है कंप्यूट सेविंग प्लान्स। अच्छा, कंप्यूट सेविंग प्लान्स पे हमारे पास EC2 फारगेट और लेम्डा के साथ जो हम जो है EC2 प्राइसिंग को कैलकुलेट करते हैं। इसमें हमारे पास 1 साल या 3 साल की हम AWS से कमिटमेंट करते हैं। ठीक है, उस पर जो है हम उसकी प्राइसिंग को कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम पेमेंट के 3 तरीके के ऑप्शन होते हैं, नो अपफ्रंट, पार्शियल अपफ्रंट, ऑल अपफ्रंट। ऑल अपफ्रंट में बेसिकली आप सर्वर की प्राइसिंग को जो है प्राइस को पे करते हैं परचेज करने से, मतलब सर्वर परचेज करने से पहले। एट अ टाइम वन टाइम ये पेमेंट होती है। पार्शियल अपफ्रंट में हाफ पेमेंट आप पहले करते हैं और बाकी आपकी जो है वो मंथली पे जाती है। नो अपफ्रंट पे आप सारी पेमेंट जो है वो मंथली पर कर रहे होते हैं। इस पर आपको 1 साल या 3 साल की कमिटमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, EC2 सेविंग प्लान्स में बेसिकली आपको अपने सर्वर की फैमिली को चेंज नहीं करना होता और रीजन को भी चेंज नहीं करना होता। इसमें EC2 की जो आपको डिस्काउंट मिलता है वो 72% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, इसमें रिजर्वेशन टर्म जो है वो 1 ईयर या 3 साल की आपको मिलती है। इसमें भी पेमेंट के वही 3 ऑप्शंस हैं, नो अपफ्रंट, पार्शियल अपफ्रंट और ऑल अपफ्रंट। उसके बाद आता है हमारे पास ऑन डिमांड। ऑन डिमांड बेसिकली हमारे पास जो हम वर्चुअली हम कोई भी सर्वर्स डिप्लॉय करते हैं EC2 इंस्टेंस पे जाकर, तो वह हम ऑन डिमांड पर ही डिप्लॉय कर रहे होते हैं, जो हमें मुख्तसर टाइम के लिए अपनी डिप्लॉयमेंट्स को चेकआउट करने के लिए या अपनी डिप्लॉयमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए हम जो
आप कह रहे हैं टेस्टिंग वगैरह के लिए हम जो सर्वर्स क्रिएट करते हैं वो ऑन डिमांड पर करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास चौथी टाइप्स भी आती है, जो होती है स्पॉट इंस्टेंस। स्पॉट इंस्टेंस बेसिकली रिकमेंडेड नहीं होती, बट फिर भी सब कुछ लोग उसकी प्राइसिंग को भी कैलकुलेट करते हैं और इसको भी यूज़ करते हैं। स्पॉट इंस्टेंस बेसिकली वो स्पेयर कैपेसिटी के सर्वर्स होते हैं जो कि AWS आपको बिट की मदद में प्रोवाइड कर रहा होता है। आपने एक सर्वर की बिट लगानी है, सो आप उस सर्वर की बिट जब लगा देते हो तो वो सर्वर आपका हो जाता है, ठीक है। वो सर्वर तब तक आपका होता है जब तक कि उससे ज़्यादा की हार्ट बीट नहीं लग जाती, ठीक है। तब तक आपका होता है, और इसकी मैक्सिमम जो लिमिट होती है वो 6 आवर तक होती है। 6 घंटे बाद ये ऑटोमेटिकली आपके पास से रिमूव कर दिया जाता है। अगर उससे ज़्यादा बिट उससे उस 6 आवर से पहले लग जाती है तो ये सर्वर, आपके पास एक मेल या मैसेज आ जाता है AWS की तरफ से कि भाई ये सर्वर आप इसका जो है बैकअप वगैरह ले लें, ये सर्वर आपके पास 10 से 15 मिनट में रिमूव कर दिया जाएगा। तो मुझे यहाँ पर जो है वो ऑन डिमांड पर ही प्राइसिंग कैलकुलेट करनी है, ठीक है। उसके बाद हम EBS की बात कर लेते हैं। तो EBS हमारी बेसिकली SSD या HDD हार्ड डिस्क है जिसे हम कहते हैं, ठीक है। सो इसमें भी हमारे पास स्टोरेज की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, GP2, GP3, IO1, IO2, थ्रूपुट, ऑप्टिमाइज HDD, ओल्ड HDD, मैग्नेटिक प्रिविजन। सो इसमें जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली नॉर्मल रोज़मर्रा में वो है GP3 और GP2। IO1 में हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को देखते हुए हमने अपनी यहाँ पर SSD को चूज़ करना होता है। सो यहाँ पर SSD का जो रेशो होता है वो 1/3 का रेशो होता है। बेसिकली 3 इनपुट आउटपुट जो है वो रीड की रिक्वेस्ट जो वो हैंडल कर सकता है आपका जनरल पर्पस का EC2 EBS, ठीक है। सो GP3 की जो है आपकी कैपेसिटी होती है वो होती है मैक्सिमम। GP3 के हमारे पास जो मैक्सिमम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस की जो सलाहियत होती है इसमें वो होती है 6,000, और IO1 की होती है 64,000, IO2 की होती है 2,56,000। तो आपने इस बात को नोट डाउन करना है कि आपकी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस आपके सर्वर में कितने हैं, तो अपने उसके हिसाब से अपनी जो है SSD को सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर GP3 को ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टोरेज अमाउंट मेरे पास यहाँ पर है 200। सो मैं 200 को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यूनिट आपने MB GB टेराबाइट, तो आपने इसको भी नोट डाउन करना है कि आपको किस यूनिट में जो है वो प्राइसिंग को कैलकुलेट करना है। मुझे यहाँ GB में ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्नैपशॉट की फ्रीक्वेंसी, अगर आप चाहते हैं कि आपके EBS की स्नैपशॉट भी डेली बनती रहे या आवरली बनती रहे या फिर दिन में 2 दफ़ा या वीकली या मंथली, तो आप उसको भी किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आप कोई स्नैपशॉट की आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़े तो उसको आप नो स्नैपशॉट स्टोरेज को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद मुझे तो ऐसा कुछ खास नीड नहीं है, तो मैं यहाँ पर नो स्नैपशॉट स्टोरेज को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद डिटेल मॉनिटरिंग, यहाँ पर बेसिकली क्लाउड वॉच के बारे में बात की जा रही है। जो क्लाउड वॉच हमारे सर्वर में मॉनिटरिंग करता है, तो उसको अगर हमने इनेबल रखनी है तो उसको हम इनेबल रख लेंगे। मुझे यहाँ इसकी भी नीड नहीं है तो उसको मैं इनेबल नहीं करूँगा, ठीक है। उसके बाद डेटा ट्रांसफ़र बेसिकली 3 तरीके के होते हैं: इनबाउंड डेटा ट्रांसफ़र, इंट्रा रीजन डेटा ट्रांसफ़र, आउटबाउंड डेटा ट्रांसफ़र। इनबाउंड डेटा ट्रांसफ़र बेसिकली जो AWS के बाहर से जो यूज़र की रिक्वेस्ट या जो डेटा आ रहा होता है आपके सर्वर पर, वो आता है इनबाउंड डेटा ट्रांसफ़र के थ्रू। और आउटबाउंड के थ्रू जो आपका जो सर्वर के अंदर का डेटा है वो जा रहा होता है बाहर, या फिर आप उसको जो है वो ट्रांसफ़र कर होते हैं सर्वर के थ्रू किसी और रीजन में या किसी और जगह पर, तो वो जो आउटबाउंड डेटा ट्रांसफ़र में कैलकुलेट किया जाता है। इंटर रीजन बेसिकली वो दो अवेलेबिलिटी जोन्स के दरमियान जब आप जो है वो डेटा को ट्रांसफ़र करें या डेटा को आप जो है इंग्रेस करें, ठीक है, या फिर दो VPC पेयरिंग के दरमियान जब आप जो है वो डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसकी प्राइस जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपने इंटर रीजन डेटा ट्रांसफ़र को सिलेक्ट करना होता है। तो मुझे इसकी भी खास कोई नीड नहीं है, ठीक है। उसके बाद एडिशनल कॉस्ट, ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें तो कोई लिख सकते हैं। तो उसके बाद मैं दोबारा से इसको एक दफ़ा रीचेक कर लेता हूँ। टेनेंसी मैंने यहाँ शेयर्ड इंस्टेंस रखी हुई है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा विंडोज़ का है, वर्कलोड मेरा कांस्टेंट यूजेज है, नंबर ऑफ इंस्टेंस मेरी 1 है, ठीक है। फैमिली भी मेरी ऑलरेडी प्री सेलेक्ट बिल्कुल सही सेलेक्ट की गई है। 8 GB रैम, 8 PCPU, 16 GB रैम मुझे रिक्वायर्ड है। ऑन डिमांड मुझे सर्वर चाहिए, और GP3 की मुझे SSD चाहिए। 200 GB इसकी मेमोरी होनी चाहिए। मुझे स्नैपशॉट नहीं चाहिए और मॉनिटरिंग वगैरह कुछ भी मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। तो मैं इसकी प्राइसिंग को ओवरऑल
कैलकुलेट करने के बाद कॉपी कर लूँगा और अपनी शीट में जाके इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है। सो मुझे दूसरे सर्वर की प्राइसिंग कैलकुलेट करनी है, जिसकी प्राइसिंग है जिसकी वी सी पी है 4 VCPU एंड 16 GB रैम। इसको मैं सेव एंड ऐड सर्विस कर दूंगा और अपने सेकेंड EC2 की प्राइसिंग को कैलकुलेट कर लूँगा सेम इसी तरीके से। अच्छा, इसमें जो है हमने टेनेंसी को वही सेम रखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमने वही विंडोज़ को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। और VCPU उसकी 4 है, रैम जो है वो इसकी 16 GB रैम है। ठीक है। इसको दफ़ा हम एक दफ़ा रीचेक कर लेते हैं। इसकी जो हार्ड ड्राइव है वो है 500 GB। ठीक है। तो उसको मैं ऊपर से सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद ऑन डिमांड। ठीक है। और इसका फैमिली इंस्टेंस नेम को भी हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है। इसको प्रॉपरली पेस्ट करने के बाद हमने जो है इसकी VM की प्राइसिंग को EBS के साथ कैलकुलेट करना है। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। स्क्रॉल डाउन, ऑन डिमांड, और EBS को हम GP3 के साथ ही 500 मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, तो मेरी फाइनल प्राइसिंग जो है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद हमने अपनी शीट में जाके पेस्ट कर देना है। ठीक है। पेस्ट करने के बाद इसी तरीके से सेम प्रोसीजर मैंने थर्ड EC2 इंस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए भी फॉलो करना है। सेम EC2 इंस्टेंस कॉन्फ़िगर। ठीक है। वही सिंगापुर रीजन, टेनेंसी शेयर्ड इंस्टेंस, उसके बाद विंडोज़ सर्वर। ठीक है। उसके बाद इसकी जो VCPUs हैं वो हैं 4 VCPU और 16 GB रैम। सेम सर्वर है, बट इसमें जो है वो हार्ड ड्राइव चेंज है। ठीक है। हार्ड ड्राइव इसमें जो है वो हमने जो है उसको हिसाब से कैलकुलेट करके प्रोवाइड कर देनी है। जब सब आप सारे सर्वर की प्राइसिंग कैलकुलेट कर लें, सो आपने इसको भी सेव एंड ऐड सेल्स करना है। ठीक है। और फिर आप जाएंगे माई एस्टिमेट पे। ठीक है। इससे क्या होगा, आप अपने क्लाइंट को वो शीट डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। अगर आप इसको एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट करवाना चाहें तो एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट भी करवा सकते हैं। सो मुझे सिर्फ इसका लिंक चाहिए, तो मैं शेयर करूँगा, एग्री एंड कंटिन्यू, और इसके लिंक को मैं जो है यहाँ से कॉपी कर लूँगा। इसको लिंक को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ पर जो है वो 3 सर्वर्स की प्राइसिंग को कैलकुलेट करनी थी, तो मैंने प्रॉपरली 3 सर्वर की प्राइसिंग को कैलकुलेट कर ली है। ठीक है। तो होपफुली आपको जो है वो समझ आ गई होगी आज की वीडियो में कि किस तरीके से हम जो है वो EC2 सर्वर्स की प्राइसिंग को कैलकुलेट करते हैं, और EC2 सर्वर्स की मंथली को किस तरीके से हमने जो है वो उसके 4 डोमेन्स को सिलेक्ट करना होता है। स्पॉट इंस्टेंस अगर हमें लेना है तो किस किस तरीके से हम उसकी प्राइसिंग को कैलकुलेट करेंगे। ऑन डिमांड को अगर हमें सेलेक्ट करना है तो उसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। होप आपको वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा।